नाज़रीन, 26 जून को मैंने आपको अपने व्लॉग में बताया था कि किस तरह पॉलिटिकल इंजीनियरिंग और सोशल इंजीनियरिंग के ज़रिए हिंदुस्तान की रॉ और अमेरिका की CIA पाकिस्तान को पोलराइज करने की कोशिश कर रही हैं, और इस पोलराइजेशन की एनाटमी भी आपको समझाई थी। और ये पोलराइजेशन सिविल मिलिट्री ताल्लुकात में कशीदगी पैदा करने के लिए थी। तमाम हालात CIA के पैदा करता थे, मेमो गेट हो या फिर पैनामा लीक्स हो या फिर डॉन लीक्स हो। डॉन लीक्स में पाकिस्तान के अंदर का रिसोर्स इस्तेमाल किया गया था एक सहाफ़ी को। इस दौरान में अफ़गानिस्तान में हिंदुस्तान की रॉ और अमेरिका की CIA मिलजुल के काम कर रही थी। 2009 से लेके 2022 तक सिविल मिलिट्री कशीदगी इंजीनियर की गई थी, और ये 13 साल का अरसा है नाज़रीन। अब अफवाज पाकिस्तान को पाकिस्तान में आइसोलेट करने की कोशिश की जा रही है। इस कोशिश में मीडिया, पेंटागन का और भारतीय रॉ का पाकिस्तान के अंदर एक ट्रोजन हॉर्स बना हुआ है। पाकिस्तान के मसाइल पर बहस की आड़ में चंद मीडिया की एंटिटीज़ आपको आगाही नहीं दे रही हैं, वरगला रही हैं, खबर नहीं दे रही हैं, खबर की डिस्टोर्शन दे रही हैं, डिसइंफॉर्मेशन दे रही हैं, हक़ाइक़ को मस्ख़ कर रही हैं, तज्ज़िये की आड़ में प्रोपेगेंडा कर रही हैं, और वो फ़ौज मुखालिफ प्रोपेगेंडा है। अब हदफ सिविल मिलिट्री हम आहंगी को डिस्ट्रॉय करने से आगे जा चुका है, और फ़ौज की अंदरून खाना क्रेडिबिलिटी को निशाना बनाने की कोशिश की जा रही है। हालांकि पाकिस्तान की अफवाज पर कोई वियतनाम जैसी जंग का बोझ नहीं है जिससे उनकी अंदरून खाना क्रेडिबिलिटी पर मनफी असर पड़े, या रूस और अमेरिका की अफगानिस्तान में जैसी जंग जो है उसकी सुबकी उनके रिकॉर्ड में नहीं है। हाँ, 1971 की वॉर के सरेंडर जो उनके रिकॉर्ड में है नाज़रीन, तो हमारे मीडिया ने अभी तक हमें ये नहीं बताया, पाकिस्तान को ये नहीं बताया कि उस जंग के आखिरी अयाम में USSR ने अपना जंगी बेड़ा बहिरा अरब में भेज दिया था, और USA ने अपना जंगी बेड़ा बहिरा अरब में भेज दिया था, और ये दोनों जंगी बेड़े एक पाकिस्तान के लिए और एक हिंदुस्तान के लिए बहिरा अरब में मुतहरिक हो गए थे, यानी थर्ड वर्ल्ड वॉर का ख़तरा था। और दूसरी तरफ पाकिस्तान के जर्नैल ये देख रहे थे कि किस तरह हिंदुस्तान की अफवाज ने पाकिस्तानी अफवाज के यूनिफॉर्म को पहन के पाकिस्तानी सोल्जर्स बन के बंगालियों के घर में घुस के बहुत ज़्यादा बेहुरमती की थी अहले खाना की, ख़वातीन की, और इस साए ऑप को वो चलाए हुए थी इस चीज़ का फ़ायदा उठाते हुए कि मशरक़ी पाकिस्तान और मग़रिबी पाकिस्तान के अंदर बहुत बड़ा फ़ासला था, जिस फासले के ऊपर हिंदुस्तान का मुल्क था। इन सब चीज़ों को देखते हुए वो नहीं चाहते थे कि वो जंग को जारी रखें। एक थर्ड वर्ल्ड वॉर का ख़तरा, दूसरा ये कि वो अपने बंगाली भाइयों को इतना ज़्यादा नहीं मारना चाहते थे। वो इतना वरगला दिए गए थे कि अब अगर वो जंग में जाते तो उनको बहुत ज़्यादा कत्ल वारत करना पड़ती बंगाल के अंदर, मशरक़ी पाकिस्तान के अंदर, जो वो नहीं करना चाह रहे थे नाज़रीन। ये हमारा मीडिया हमें नहीं बताता, और सरेंडर का ये एस्पेक्ट कभी पाकिस्तान में इतना डिस्कस भी नहीं हुआ। बहरहाल, पेंटागन का जो रिसोर्स पाकिस्तान में है वो है पाकिस्तान के सहाफ़ी। पेंटागन ने पाकिस्तान के मीडिया में इन्वेस्ट किया हुआ है। पाकिस्तान के इंटेलिजेंस अदारों ने, अमेरिका के जो इंटेलिजेंस अदारे हैं उन्होंने इन्वेस्ट किया हुआ है पाकिस्तान के मीडिया में। इसके बरक्स हमें चीन की कोई इन्वेस्टमेंट इस सिलसिले में इतनी नज़र नहीं आती। जाने उसकी क्या वजह है, शायद ज़बान मुख्तलिफ होना एक वजह हो। मगर इस वीलॉग में मैं आपको सबूत दूंगी कि अमेरिका और भारत के दोनों अहदाफ पाकिस्तान में सिविल मिलिट्री तनाव पैदा और फ़ौज की क्रेडिबिलिटी को निशाना बनाना, ये दोनों अहदाफ वो सिर्फ सहाफ़ियों के ज़रिए ही हासिल कर रहे हैं, और सहाफ़ी पेंटागन के फुट सोल्जर्स बन के इस सिलसिले में काम कर रहे हैं। फॉर इंस्टेंस मैं आपको लेके जाती हूँ मेमो गेट स्कैंडल की तरफ। आपको पता है कि मेमो गेट स्कैंडल किस तरह ओरिजिनेट हुआ था। मंसूर एजाज जो एक अमरीकी बिजनेसमैन है, उसने एक जरीदे जिसको फाइनेंशियल टाइम्स कहते हैं उसमें एक आर्टिकल लिखा, और वो जरीदा जो है वो जापान का एक बिजनेसमैन ओन करता है, और जापान की बहुत गहरे ताल्लुकात हैं अमेरिका के साथ। तो मंसूर एजाज ने उसमें लिखा कि आसिफ अली जरदारी की हुकूमत के वक्त मुझे एक ख़त लिख के दिया था मरासला आसिफ अली जरदारी का, जो पाकिस्तान का एम्बेसडर जो है अमेरिका में, जिसमें माइक मुलन से दरख्वास्त की गई थी कि आसिफ अली जरदारी की मदद की जाए पाकिस्तान की अफवाज के ख़िलाफ़
اور وہ اس کے بدلے میں امریکہ کو بہت کچھ دینے کو تیار ہے. اب یہ ایک ٹریزن کے زمرے میں آتا ہے ناظرین. اور آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ جب یہ میمو گیٹ اسکینڈل باہر آیا تھا تو اس وقت بجائے اس کے کہ ہمارے صحافی شروع سے ہی یہ کہنا شروع کر دیتے کہ یہ سازش لگتی ہے پاکستان میں آصف علی زرداری کی حکومت کے خلاف اور ملٹری اور سویلین حکومت کے درمیان ایک ویج پیدا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اس کے بجائے وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ سرل المیدا جو ہیں وہ لکھتے ہیں نومبر 18 2011 کے اپنے آرٹیکل ڈان میں، جس کا ٹائٹل تھا میمو گیٹ اسکینڈل ریویلز سول ملٹری سپلٹ. بھائی اسکینڈل اوریجنیٹ امریکہ میں ہوا ہے تو سپلٹ کیا ریویل کر رہے ہیں؟ آپ کو کیوں نہیں نظر آتا کہ افغانستان میں را اور CIA مل کے کام کر رہی ہیں اور وہ پاکستان کی افواج اور پاکستان کی حکومت کے خلاف یہ میمو گیٹ اسکینڈل نکال رہی ہیں سازش کے طور پہ. وہ لکھتے ہیں کہ میمو گیٹ اسکینڈل ریویلز سول ملٹری سپلٹ. وہ یہ نہیں کہتے کہ اسکینڈل ریویلز USA trying to split civil military collegiality in پاکستان، کیونکہ آصف علی زرداری جو ہیں وہ فوج کے ساتھ ٹھیک ٹھاک چل رہے تھے. اچھا ناظرین، اس کے بعد گارڈین میں بھی ایک سعید شاہ صاحب ہیں جو لکھتے ہیں اسلام آباد سے کہ critics say that the charges are fantastical and thinly veiled attempt by the Pakistan military to hound the government from power. یہ لکھ رہے ہیں. اچھا، پھر ہمارے ایک اور صحافی ہیں عارف نظامی صاحب. یہ دیکھیے ان کی کیا اسیسمنٹ ہے، کیا ٹیک ہے ان کی. The memo issue has brought the schism between the military and the civilians out into the open. یہ ایڈیٹر آف پاکستان ٹوڈے ہیں. میں آپ کو یہ صرف اگزامپل دے رہی ہوں ناظرین کہ اینگل دیکھیں کیا لیا جا رہا ہے. اینٹی پاکستان اینگل، اینٹی پاکستان ملٹری اینگل. ان میں سے کوئی بھی نہیں کہہ رہا کہ یہ CIA کی سازش لگتی ہے پاکستان کے خلاف. فی الحال میں آپ کو صرف یہی ایگزامپل دیتی ہوں میمو گیٹ کی. یہ بہت شروع میں ہوا تھا. اس کے بعد جتنی بھی باتیں ہوئی ہیں میں چاہتی ہوں کہ آپ ان کو ریوزٹ کریں. اس انالیسس کی روشنی میں آپ ریوزٹ کریں وہ سب کچھ جو ہوا تھا اور ہماری صحافت کیا اینگل دے رہی ہے آپ کو ان تمام حالات و واقعات کے اوپر. آپ ان کو ذرا اپنی اسیسمنٹ کے ذریعے سمجھنے کی کوشش کریں کہ کیا یہ صحافی پاکستان کے لیے کام کر رہے ہیں. آج کے لیے اتنا ہی.